बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री में लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो आज के सेगमेंट में हम उन बिल्डिंग्स की बात करेंगे और उन पेंटिंग्स की बात करेंगे जो गुप्ता डायनेस्टी में या फिर डेक्कन रीजन में डेवलप हुए थे। और डेक्कन रीजन में हमने खूब सारी किंगडम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे चालुक्य, पांड्यास, चोलास, चेरास, है ना, हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा है। तो इन सब ने किस तरह की बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स और पेंटिंग्स को डेवलप किया, आइए उस सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले जिस मॉन्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है बेटा, वो मॉन्यूमेंट दिल्ली में है ना। दिल्ली में मेहरौली नाम की एक जगह है, जहाँ पर अगर आप कभी विजिट करने के लिए जाएं तो वहाँ पर इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बड़ा आयरन पिलर आपको दिखेगा। इट वॉज अराउंड 7.2 मीटर्स टॉल, है ना। और अगर हम इसके वजन की बात करें तो लगभग 3 टन, एक टन होता है बेटा 1000 केजी, तो ऑलमोस्ट 3000 केजी, 3 टन्स के ऑलमोस्ट इसमें वजन बताया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसे गुप्ता डायनेस्टी के समय पर, यानी कि जब गुप्ता एम्पायर थी, आपको याद हो हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर उनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे हुए चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी उस समय पर इस आयरन पिलर को डेवलप किया गया था। तो आप लोग इमेजिन करिए बच्चों कि इतने लंबे आयरन पिलर को कैसे डिज़ाइन किया गया होगा, क्योंकि आज के समय पर तो ये चीज़ें बहुत आसान है ना। ढेरों मशीनें हैं आयरन को कट करने के लिए, शेप देने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन 1500 साल पहले क्या ये चीज़ें अवेलेबल थी? नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स का इतने वर्षों पहले का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बच्चों हम घर बनाते समय कोई भी रेलिंग लगाते हैं, गेट बनाते हैं किसी भी आयरन का इस्तेमाल करके, तो कुछ वर्षों के बाद में अगर हम उसको पेंट नहीं करते हैं तो उसमें जंग यानी कि रस्ट आ जाता है। लेकिन इतने साल पहले का ये आयरन पिलर अभी भी ठीक वैसी ही हालत में है जैसे फ्रेश आयरन होता है, जैसे आज ही इसे बनाया गया है। यानी कि जंग नहीं लगा है, रस्ट नहीं लगा है इसमें। और ये सारी बात जो मैंने डेट्स वगैरह बताई हैं आपको कि किसने बनाया, कितने वर्षों पहले बनाया, ये सारी बात इस आयरन पिलर पर एज ए इंस्क्रिप्शन लिखवाई गई थी गुप्ता रूलर्स ने, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखवाई थी। अब और बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको स्टूपास के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना। ये कहाँ दिख रहा है बेटा आपको? कुछ इस तरह से जब आप सेकंड पेज पर जाएंगे तो ये इमेज दिखेगी, है ना। स्टूपा का मतलब होता है बेटा माउंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। माउंड मतलब कुछ इस तरह की यू आकृति की जो शेप होती है उसे माउंड कहा जाता है या स्टूपा कहा जाता है। अब इसके भीतर क्या है, इसके अंदर क्या है? तो ये उस समय पर बनाए गए थे जब बुद्ध धर्म या बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था भारत में, यानी कि बुद्धिज्म वाज फ्लरिश्ड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडिया। अब इस स्तूपा के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई है। एक स्मॉल बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द माउंड, यानी कि स्तूपा के एकदम सेंटर में एक बॉक्स रखा हुआ है। और उस बॉक्स में क्या चीज़ है? उस बॉक्स में जो
बुद्ध धर्म के फॉलोवर्स थे, है ना, जो उनके टीचर्स रहे हैं, या गौतम बुद्ध स्पेशली, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई है। जैसे उनके नाखून हो सकते हैं, है ना, उनकी बोन्स हो सकती हैं, उनके टीथ हो सकते हैं, उनके हेयर्स हो सकते हैं, या उनकी कुछ एशेस हो सकती हैं। तो उन्हें एक बॉक्स में रख दिया गया है। इसी बॉक्स को कहा जाता है बेटा रेलिक कास्केट, है ना, बुक में लिखा हुआ है, आप रीड करेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा। इस बॉक्स को कहा जाता है रेलिक कास्केट। इसके बाद इस बॉक्स के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया गया है, यानी कि इसे मिट्टी से मड से कवर कर दिया गया है, और फिर इसके भी ऊपर ब्रिक्स को जमा दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है, ताकि कोई इस बॉक्स को डिस्टर्ब न कर सके। और फिर इसके ऊपर पत्थरों का वो गुंबद बना दिया गया है, जिसे माउंड कहा जाता है। अब इस स्तूपा के, यानी कि जो माउंड बनाया गया है पत्थरों का, चारों तरफ गोल गुंबद सा, इसके चारों तरफ कुछ रेलिंग्स लगाई गई हैं। यानी कि जब भी, अगर आप इस बात को ऐसे समझिए, हम किसी भी टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं, तो हम उसकी परिक्रमा करते हैं। किस डायरेक्शन में करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। उसी तरह से ये जो स्टूपास हैं, ये बुद्ध धर्म को बिलोंग करते हैं, बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भी परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, और उसे कहा जाता है प्रदक्षिण पथ, है ना, है ना, प्रदक्षिण पथ। प्रदक्षिण यानी होता है परिक्रमा, और पथ यानी कि रास्ता। तो परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, और जो भी यहाँ पर फॉलोवर्स आते हैं, बुद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, वो इस रास्ते को फॉलो करते हैं। अब कई बार आदत क्या होती है बच्चों, कि हम किसी जगह पर जाते हैं तो उसको छूकर हम देखना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पुरानी हैं कि अगर हम इन्हें हाथ लगाएंगे, या कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ लिखने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से, तो कोई इनको हाथ ना लगा पाए, इन बिल्डिंग्स को, ये खराब नहीं हो, इसलिए इस माउंड के, इस स्तूपा के चारों तरफ बड़ी बड़ी रेलिंग्स लगाई गई हैं, ताकि आप उन रेलिंग्स में ही रहेंगे और बिल्डिंग को टच नहीं कर पाएंगे, है ना। ये इसकी सेफ्टी के लिए ही किया गया है। इसके अलावा ऐसे और स्तूपास भी हैं जो अमरावती में बनाए गए हैं। अब अमरावती कहाँ है? अगर एट प्रेजेंट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश में, आप मैप नंबर 7 पेज नंबर 113 पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में मिलेगा अमरावती आपको। तो अमरावती में भी ऐसे बहुत सारे स्तूपास देखे जा सकते हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, है ना, जिन्हें भी, अब उन स्तूपास की खास बात क्या है? उन स्तूपास को बनाया गया है एक ही पत्थर की मदद से, है ना। एक बड़ी सी चट्टान ली गई है और उसे ही कार्विंग करके, यानी कि उसे ही चोट मारते हुए, हथौड़ी से उसे ही शेप देते हुए माउंड, स्तूपास की शेप दी गई है। इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है कि यह वह समय था जब खूब सारे हिंदू धर्म के लिए मंदिरों का, यानी कि टेम्पल्स का निर्माण भी किया गया, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता, जैसे भगवान शिव, है ना, माँ दुर्गा और विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित की गई। अब आप सभी ये बात भी जानते होंगे कि मंदिर चाहे बहुत बड़ा हो, लेकिन जो ईश्वर की मूर्ति होती है उसे हम एक पर्टिकुलर जगह अंदर वाले कमरे में रखते हैं, है ना। आप किसी भी मंदिर में जाएं, उनके लिए एक कमरा डिसाइडेड होता है जहाँ पर उनको स्थापित किया जाता है। उस जगह को कहा जाता है बच्चों गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह इज ए प्लेस वेयर ए पर्टिकुलर डेटी इज प्लेस्ड, है ना, जहाँ पर वो जो पुजारी होते हैं या जो ब्राह्मण्स होते हैं, वो उनकी पूजा वगैरह करते हैं, है ना, महिमा वगैरह करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, सेवा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो गर्भगृह में जाने की हर व्यक्ति को अनुमति नहीं होती है, ठीक
ठीक है। इस वजह से हम उस कमरे के बाहर ही, कमरा कौन सा, गर्भगृह, जहां पर भगवान को रखा गया है, जहां पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को रखा जाता है, उस जगह को कहा जाता है गर्भगृह। और गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती है, परमिशन नहीं होती, इसलिए हम उसके बाहर से ही दर्शन वगैरह करते हैं। इसके अलावा एक और जगह के बारे में डिस्कशन किया गया है, भीतर गांव करके, है ना। ये भी आपको मैप नंबर 7 में ही मिल जाएगा। और भीतर गांव जो जगह है बच्चों, एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है भीतर गांव करके। वहां पर जो आपको मंदिर मिलेंगे, उन मंदिरों को एक एकदम कॉनिकल शेप में एकदम टॉप भी बनाया गया है। तो मंदिर के टॉप को कहा जाता है बच्चों शिखर, है ना। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। ये दो तरह के मंदिर हैं जो आप अगले पेज पर जब जाएंगे तब मिलेंगे, एक ये और एक ये। ये वाला जो मंदिर है बच्चों, ये है भीतरगांव उत्तर प्रदेश में। और ये वाला जो मंदिर है ये है महाबलीपुरम में, है ना। महाबलीपुरम कहाँ है, आपको सिखाया था मैंने, पल्लवास के जो कैपिटल थी वो वहां पर ये लोकेटेड है ना। वैसे भी आप मैप में इसे देख सकते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो भीतरगांव जो कि उत्तर प्रदेश में जो टेम्पल बनाया गया, इस टेम्पल को बनाया गया है पत्थरों की मदद से, है ना। ये भी स्टोन से बना है और ये भी स्टोन से बना है, लेकिन फर्क क्या है कि इस मंदिर को बनाया गया है स्टोन्स को अरेंज करके, यानी कि एक के ऊपर एक पत्थर को रखा गया है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इस वाले मंदिर को कैसे बनाया गया है जो कि महाबलीपुरम में है, ये पूरा एक ही रॉक या एक ही चट्टान से बना हुआ मंदिर है ना। ये पूरी एक बड़ी चट्टान रही होगी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया, और फिर इसे ही शेप देते हुए एक मंदिर की शेप में बनाया गया, यानी कि ये अलग अलग मंदिर बनते चले गए। इसके अलावा आई होल भी मैंने आपको सिखाया है ना। चालुक्य की कैपिटल रही है आई होल, तो वहां पर ये मंदिर है, इसे भी एक बड़ी चट्टान की मदद से ही बनाया गया है। तो जब हम किसी बड़ी चट्टान को एक मंदिर की आकृति देते हैं तो वो टेम्पल बनता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि टॉप टू बॉटम। जबकि ये जो भीतरगांव में मंदिर है, इन्हें बॉटम टू टॉप कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये डिफरेंस है बच्चों। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इन स्तूपास और टेम्पल्स को बनाया कैसे जाता था, है ना। ये तो हमने ऊपर से देख लिया। अब अभी तक आप इनकी इमेजेस को देखकर समझ गए होंगे कि यह कोई एक दो व्यक्ति का कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें हजारों व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। और अगर इतने ज़्यादा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली बच्चों इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा ही खर्च होगा, है ना। तो कितना पैसा लगेगा और वो पैसा कहाँ से आएगा, यह आम व्यक्ति तो डिसाइड कर नहीं सकता। इसलिए क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है ये चीज़, काफ़ी महंगा है इसे बनाना, तो ये डिसीजन किंग और क्वींस लिया करते थे, यानी कि राजा या रानी ये डिसीजन लिया करते थे कि कितना बजट होगा, कितना पैसा लगेगा और पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। फिर वह लोग सबसे पहले तो जो अच्छी क्वालिटी के पत्थर होते थे उन्हें ढूंढने के लिए अपने लोगों को जगह जगह पर भेजा करते थे, ठीक है। फिर जब ये पता लग जाता था कि उस जगह का पत्थर सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो फिर वहाँ से उन्हें क्वेरीड, यानी कि अगर वो माइंस में है, पहाड़ों में है, तो उसे खोदकर निकाला जाता था। फिर निकालने के बाद में उसे उस जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था या लाया जाता था जहाँ पर उस मंदिर को या उस स्तूपा को बनाया जाना है। अब आज ये बहुत आसान है ना। पहाड़ में से पत्थर निकालना है, माइंस में से पत्थर निकालना है, ब्लास्ट किया और ट्रकों में लोड किया, क्रेन की मदद से, जेसीबी की मदद से, और आसानी से ले गए। आप इमेजिन करिए उस समय पर 1500 साल पहले कितना मुश्किल रहा होगा ये सारे काम को परफॉर्म करना।
तो फिर जब उन जहाँ पर टेम्पल्स और स्तूपास को बनाना है तब वहाँ पर उन पत्थरों को शिफ्ट कर दिया जाता था। फिर वहाँ पर जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, है ना, पत्थरों का काम करने वाले लोग, जो आर्टिस्ट होते थे, वो उन पत्थरों को डिजाइन करते थे, शेप देते थे, आकृति देते थे, और इसमें कई वर्ष लग जाते थे। और फिर उन पत्थरों को मंदिर को शेप देने में, है ना, उसका फ्लोर बनाने में, है ना, और आसपास के जो गेट हैं, मंदिर के जो बड़े बड़े गेटवेज होते हैं, जैसे स्टूपास के भी गेटवेज हैं, है ना, कहाँ पर है ये, इसे कहा गया है बेटा, ये हैं गेटवेज, है ना, ये जो चीज़ है, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े गेट बने हुए हैं यहाँ पर एंटर करने के लिए। तो इन गेट के कंस्ट्रक्शन के लिए भी इन स्टोन्स का यूज किया जाता था। अब ज्यादातर पैसा इन्हें बनाने के लिए किंग और क्वीन अपने खजाने से ही दिया करते थे, और उसे कहा जाता था ट्रेजरी। एक वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में, ट्रेजरी, यानी कि राजा या रानी अपने खजाने का इस्तेमाल करके ही इन टेम्पल्स और इन स्तूपास के कंस्ट्रक्शन के लिए मनी को अवेलेबल करवाते थे। लेकिन इसके साथ साथ जब वो मंदिर या स्तूपा बन जाता था और वहाँ पर जो भी भक्त, यानी कि जो भी फॉलोवर्स हैं, जो भी डिवोटीज हैं, जो भी आते थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए, वो भी अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट वहाँ पर देकर जाते थे। तो ये भी एक सपोर्ट मिलता था कि हम और अब किस तरह से इसे और अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो किंग और क्वींस का सपोर्ट तो रहा ही है, लेकिन साथ साथ जब वो बन जाता था तो उसे और भव्य बनाने के लिए, उसे और मैग्निफिशेंट बनाने के लिए गिफ्ट्स जो कि डिवोटीज देते थे उन्हें भी यूज किया जाता था। ऐसे ही एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में जाएं, वहाँ पर है बेटा सांची स्तूपा करके, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में जगह है सांची। तो वहाँ पर जो गेट बने हुए हैं वो ऐसा कहा जाता है कि उन अच्छे गेट्स को बनाने के लिए, उन गेटवेज को बनाने के लिए कुछ मर्चेंट्स वहाँ पर आए थे, और वो मर्चेंट थे आइवरी वर्कर्स। आइवरी क्या होता है? हाथी दांत को आइवरी कहा जाता है बच्चों, है ना। अब आज के टाइम में तो हम हंटिंग और पॉचिंग, है ना, यानी कि किसी भी जानवर को मारना और उसके शरीर के किसी भी भाग का बेचना खरीदना गैर कानूनी है, यानी कि इलीगल है। लेकिन ये बात कर रहे हैं हम 1500 वर्ष पहले की, तब जंगली जानवरों को मारना अपराध, यानी कि क्राइम नहीं समझा जाता था। तो पहले हाथियों के दांतों को निकाल लिया जाता था, और ऐसे ही बहुत सारे वर्कर्स थे जो इन आइवरी का ट्रेड किया करते थे, यानी कि इनको बेचा और खरीदा करते थे। तो ऐसे आइवरी वर्कर्स ने आइवरी को अवेलेबल करवाया ताकि इन स्तूपास के गेट में उन्हें ऐड ऑन किया जा सके, उन्हें और अच्छा बनाया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते थे जो इस मंदिर को अच्छा बनाने के लिए या इन स्तूपास को अच्छा बनाने के लिए रात दिन काम किया करते थे, है ना। जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, ये एक तरह की जैन मोनेस्ट्री है ना। ये भी एक पहाड़ ही था बच्चों, और इस पहाड़ को शेप देते हुए, शेप देने को कहा जाता है कार्व्ड करना। तो शेप देते हुए एक जैन मोनेस्ट्री बनाई गई है। मोनेस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर मॉन्क्स बारिश के समय में, ठंड के समय में कुछ समय तक विश्राम करते हैं, उसे मोनेस्ट्री कहा जाता है। और आप इसी के नीचे अपनी बुक में ये इमेज देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ वर्कर्स अपने हाथ में हथौड़ी वगैरह लेकर चट्टानों को, स्टोन्स को शेप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो हमें बताती हैं कि उस समय पर किस तरह से काम किया जाता रहा होगा। और ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्हें साल, 2 साल, कई इससे भी ज़्यादा वर्ष लगते थे इन मंदिरों का निर्माण करने के लिए, जिसमें खूब सारे मर्चेंट भी होते थे, फार्मर्स भी होते थे, गार्लैंड मेकर्स, गार्लैंड यानी होता है बाग बगीचा, है ना, उसे बनाने वाले लोग, परफ्यूमर्स, है ना, परफ्यूम इत्र को कहा जाता है, 100। इसके अलावा भी बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुष
का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो लोग इन मंदिरों को बनाने में मदद कर सके। और ये बात हमें कैसे पता लगी, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा में इन वर्कर्स का सभी का नाम भी लिखा हुआ है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है। इसके अलावा जो पिलर्स हैं, जो रेलिंग्स बनी हुई हैं, जो दीवारें बनी हुई हैं, है ना, उनके ऊपर भी इनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं बेटा पेंटिंग की, जो कि हमें अजंता से ली गई है। ये पेंटिंग है अजंता, है ना, आपने नाम सुना होगा अजंता एलोरा केव्स। तो वहाँ पर अजंता में इस तरह की पेंटिंग बनी हुई है। अब इन पेंटिंग्स को, केव्स यानी होता है गुफा, गुफा के अंदर बनाया गया। अब गुफा में तो अंधेरा रहता है, तो उस समय पर मशाल वगैरह, है ना, या कुछ आग वगैरह जलाकर वो वर्कर्स वहाँ पर काम किया करते थे। अब इतनी अच्छी पेंटिंग्स आज तक अगर ये प्रिजर्व्ड हैं, दिखाई हमें दे रही हैं अच्छे से, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे कलर्स का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन आज तो अलग कलर्स आते हैं, केमिकल वगैरह मिक्सर आते हैं सभी में, है ना। और लेकिन उस समय पर कलर कैसे बनाए गए होंगे, तो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि उन कलर्स का कंस्ट्रक्शन हो सकता है उस समय पर फ्लावर्स से, और जो मिनरल्स होते थे, है ना, उन मिनरल्स और फ्लावर्स के रस को मिलाकर उन कलर्स को बनाया जाता रहा होगा, और उन कलर से इन पेंटिंग्स को डिज़ाइन किया गया होगा। लेकिन इन पेंटर्स जो हैं, जिन्होंने इसे पेंटिंग्स को बनाया है, ये अभी तक अज्ञात हैं, अननोन हैं। इनके नामों के बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हम कुछ फेमस एपिक्स यानी कि महाग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तमिल भाषा में है। आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।